नमस्कार। आज हम कुछ विज्ञान नोट्स के जरिए मानव शरीर की दो बहुत ही बुनियादी प्रक्रियाओं को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ। सांस लेना यानी श्वसन और पोषण के कुछ जरूरी पहलू। मतलब ये प्रक्रियाएं ही हैं जो हमें जिंदा और क्या कहते हैं सक्रिय रखती हैं। बिल्कुल। और ये दोनों प्रक्रियाएं आप देखें तो काफी जुड़ी हुई हैं। पोषण से हमें ईंधन मिलता है ना? हाँ। और श्वसन उस ईंधन को ऊर्जा में बदलता है। श्वसन असल में एक तरह की जैव रासायनिक क्रिया है। जैव रासायनिक? हाँ, जिसमें पोषक तत्व टूटते हैं ताकि ऊर्जा निकल सके। इसे वो अपचयी क्रिया भी कहते हैं। अपचय मतलब इसमें चीजें टूटती हैं। सही पकड़ा। जटिल चीजें सरल में टूटती हैं और इसी वजह से शरीर का वजन भी मतलब थोड़ा कम होता है। अच्छा, तो ये सिर्फ फेफड़ों से सांस लेना और छोड़ना ही नहीं है। मेरा मतलब है वो जो हम आम तौर पर सोचते हैं। नहीं, वो तो बस भारी श्वसन है, एक हिस्सा है। भारी श्वसन, ओके। हाँ, फेफड़ों का काम हवा से ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना है। हवा का रास्ता भी तय है। कैसे? नाक से शुरू होकर फिर गला, कंठ, श्वास नली और फिर कई छोटी छोटी नलियां होती हैं, श्वसनी, श्वसनिका। अच्छा। उनसे गुजरकर हवा फेफड़ों के अंदर वायु कोष्ठक तक पहुंचती है। ये छोटी थैलियां जैसी होती हैं। वायु कोष्ठक, यहीं पे गैस बदलते हैं। बिल्कुल, यही ऑक्सीजन खून में जाती है और CO2 खून से बाहर हवा में आती है। और हाँ, फेफड़े भी थोड़े अलग होते हैं। अलग कैसे? बायां फेफड़ा थोड़ा लंबा होता है पर संकरा। अच्छा। और दायां वाला वो चौड़ा होता है पर लंबाई में थोड़ा छोटा। अरे वाह, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। हाँ, और इन्हें एक झिल्ली फुफ्फिसा वरण कहते हैं, वो सुरक्षित रखती है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन फेफड़ों से फिर कहाँ जाती है, मतलब कोशिकाओं तक कैसे? हाँ, यहीं पर कोशिकीय श्वसन का काम आता है। वो जो खून ऑक्सीजन लेता है ना फेफड़ों से, हाँ, वो उसे शरीर की हर एक कोशिका तक पहुंचाता है। हाँ। फिर कोशिकाएं इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करती हैं किस लिए? ग्लूकोज जैसे पोषक तत्वों को तोड़ने के लिए, और इसी से ऊर्जा बनती है ATP के रूप में। ATP? ये नाम सुना है? ये जैसे कोशिका की एनर्जी करेंसी हुई। एकदम सही, कोशिका की एनर्जी करेंसी। बहुत अच्छा कहा आपने। तो आपने ग्लूकोज की बात की जो हमें खाने से मिलता है, तो ये ऊर्जा बनने की प्रक्रिया कैसे होती है? क्या इसमें हमेशा ऑक्सीजन चाहिए? नहीं, देखिए, हमेशा नहीं। ये निर्भर करता है जब ऑक्सीजन भरपूर होती है। जैसे अभी हम सामान्य रूप से सांस ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इसे वायवीय श्वसन कहते हैं, ऑक्सी श्वसन। इसमें ग्लूकोज पूरी तरह टूटता है। कहाँ होता है ये? ये कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और नतीजा कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ढेर सारी ऊर्जा। ढेर सारी मतलब कितनी? लगभग 36 ATP अणु एक ग्लूकोज अणु से। ये बहुत ही मतलब कुशल तरीका है ऊर्जा बनाने का। 36, ओके। और जब ऑक्सीजन कम हो, जैसे मान लीजिए कोई बहुत तेज दौड़ रहा हो। हाँ, सही पॉइंट है। तब हमारी मांसपेशियां वो अवायवीय श्वसन करती हैं, अनाक्सी श्वसन। बिना ऑक्सीजन के? हाँ, इसमें ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के टूटता है और बनता है लैक्टिक एसिड, साथ में थोड़ी सी ऊर्जा। कितनी थोड़ी? बस 2 ATP अणु। सिर्फ 2? 36 के मुकाबले? हाँ, सिर्फ 2। इसीलिए तो तेज कसरत के बाद मांसपेशियों में वो थकान और दर्द सा महसूस होता है, लैक्टिक एसिड जमा होने से। अच्छा, तो ये वजह है। और कुछ जीव भी हैं जो ऐसा करते हैं? हाँ, जैसे यीस्ट, वो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, फर्मेंटेशन जिसे कहते हैं। ओके, तो मतलब वायवीय श्वसन ही ऊर्जा के लिए सबसे अच्छा है। हाँ, ऊर्जा उत्पादन के मामले में तो बहुत ज्यादा फायदेमंद है। 36 बनाम 2 ATP, है ना? हाँ, ये फर्क तो वाकई बहुत बड़ा है। ये दिखाता है कि ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी जरूरी है। अच्छा, क्या सभी जीव फेफड़ों से ही सांस लेते हैं या अलग-अलग तरीके हैं? नहीं, बहुत विविधता है। जैसे अमीबा है, वो तो एक कोशिका वाला जीव है। हाँ। वो अपनी कोशिका झिल्ली से ही गैसों का लेन देन कर लेता है। केंचुए अपनी त्वचा से सांस लेते हैं। त्वचा से? सच में? हाँ, और कीड़े मकोड़ों में श्वास नलिकाएं होती हैं, एक पूरा जाल होता है उनका। अच्छा। बिच्छू जैसे कुछ जीवों में पुस्तक फुफ्फुस होते हैं, बुक लंग्स। और हम स्तनधारी, हमारे पास फेफड़े। वाह, प्रकृति में कितने अलग-अलग तरीके हैं। अच्छा, अब श्वसन के लिए ईंधन मतलब ग्लूकोज वगैरह वो पोषण से आता है, तो नोट्स में पोषण पर भी कुछ था? हाँ, कुछ दिलचस्प बातें हैं, जैसे फलियां, दालें, चना, मटर, ये प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत हैं। प्रोटीन? यानी बॉडी बिल्डिंग वाले ब्लॉक्स। हाँ बिल्कुल। शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स, मांसपेशियां, कोशिकाएं सब बनाने में काम आते हैं।
सोयाबीन और मूंगफली भी, इनमें प्रोटीन तो होता ही है, साथ में वसा भी काफी होती है। मूंगफली भी? ये तो अच्छा है। हाँ, काफी पौष्टिक है। और नोट्स में कुछ खास प्रोटीन्स के नाम भी थे, केराटिन और ग्लूटेन। सही। केराटिन वो प्रोटीन है जिससे हमारे बाल और नाखून बनते हैं। अच्छा। और ग्लूटेन वो गेहूं में होता है। उसी की वजह से आटे में वो लोच आती है और रोटी, ब्रेड वगैरह अच्छे बनते हैं। और एक और मजेदार बात थी नोट्स में कि 1 ग्लास पानी पीने से 0 कैलोरी मिलती है। हाँ, ये जरूरी बात है। कैलोरी ही सब कुछ नहीं, पानी जिंदगी के लिए बेहद जरूरी है। प्यास बुझाता है, शरीर के काम ठीक रखता है, पर उससे ऊर्जा यानी कैलोरी नहीं मिलती। तो ऊर्जा कहाँ से? ऊर्जा के लिए मुख्य स्रोत हैं कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे स्टार्च, ग्लूकोज। खासकर जब हमें लंबे समय तक ताकत चाहिए हो, जैसे मान लीजिए व्यायाम करना है, हाँ। तब कार्ब्स बहुत काम आते हैं। वो मुख्य ईंधन है। तो संक्षेप में देखें तो सांस लेना और खाना पीना, ये दोनों प्रक्रियाएं मिलकर हमें वो ऊर्जा देती हैं जिससे हम चलते फिरते हैं, सोचते हैं, जीते हैं। हाँ, वायवीय श्वसन सबसे ज्यादा कुशल है, ज्यादा ऊर्जा देता है, पर उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए जो हम सांस लेकर अंदर लेते हैं। सही। और इस पूरी प्रक्रिया को चलाने के लिए ईंधन आता है पोषण से, जिसमें प्रोटीन शरीर बनाते हैं और कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से ऊर्जा देते हैं। एकदम सही कहा आपने। इन बुनियादी चीजों को समझने से हमें अपने शरीर के काम करने के तरीके की एक बेहतर तस्वीर मिलती है ना। सब कुछ कितनी खूबसूरती से जुड़ा हुआ है। हाँ बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल हमारे सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। हमने बात की कि मांसपेशियों में ऑक्सीजन कम होने पर लैक्टिक एसिड बनता है। तो सोचिए, हमारे रोजमर्रा के जीवन में ऐसी और कौन सी शारीरिक क्रियाएं या अनुभव हो सकते हैं जो इन्हीं मूल ऊर्जा प्रक्रियाओं से जुड़े हों, जिन पर हम शायद उतना ध्यान नहीं देते।